सी अंजलि चंद क्लासेस गाइस. सो वी हैव स्टडीड विद द ऐसे 240 एंड उसके कुछ अपने टॉपिक्स बचते हैं. रैंडम उठाना स्टार्ट किया था हमने सो दैट मोनोटोनस ना हो जाए. आज हमने एक बीच में टॉपिक छोड़ा था, ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरसाइट एक्सरसाइज बाय टीसीडब्ल्यूजी. उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. विद इन दिस पार्ट ओनली वी विल वाइंड इट अप. तो एज यूजुअल पहले हम अपने टेक्स्ट बेयर टेक्स्ट से ना पढ़ के नोट से पढ़ने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को. एंड देन वी विल रीड इट. द ऑडिटर्स अब एस 240 का ऑब्वियसली नाम आपको याद ही रहेगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है. इवन 12 पार्ट्स निकाल चुके हैं हम ऐसे 240 के. तो ये अपना 13 था आई थिंक. तो आपको नाम याद होना ही चाहिए. द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ एफएस. और अपना आज का टॉपिक है obtaining an understanding of oversight by TCWG. TCWG किस तरीके से ओवरसाइट करता है, किस तरीके से देख रेख करता है कि कंपनी में क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा. तो रोल ऑफ TCWG क्या रहेगा? मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम. हम रिस्क को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं एंड आइडेंटिफाई किया है तो उसके बदले में हमने आईसीज इंटरनल कंट्रोल्स क्या क्या लगाया है जिससे कि हम उस रिस्क को प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कर पाए. फिर है एंश्योर इंटरनल कंट्रोल्स आर वर्किंग. ये देन उसके बाद चेक लीगल कंप्लायंस. लीगल कंप्लायंस हमें चेक करना. एंड देन ओवरसी फ्रॉड रिस्क असेसमेंट डन बाय द मैनेजमेंट. एंड इस चीज को देखना कि मैनेजमेंट किस तरीके से रिस्क असेसमेंट करती है, फ्रॉड रिस्क असेसमेंट किस तरीके से करती है मैनेजमेंट, राइट. तो ये क्या है रोल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. अब मान लो जो सीएफओ है वो क्या करता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. क्या करता है? अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. और इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? अकाउंट्स प्रिपेयर करने के प्रोसेस को ओवरसी करता है, प्रोसेस को चेक करता है. इंटरनल ऑडिटर चेक द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स बाय द सीएफओ. एंड उसके बेसिस पे इंटरनल ऑडिटर क्या देता है? एक इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट दे देता है. और इस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को अब कौन चेक करेगा? ऑडिट कमेटी चेक करेगी. आई थिंक ऑडिट कमेटी आपको पता है क्या होती है बिकॉज ये हमने सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ में पढ़ा होगा, कंपनीज लॉ में, राइट. तो ऑडिट कमेटी है हमारी. वो क्या करती है? इंटरनल ऑडिटर ने जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करी है उसको देखती है. क्या देखेगी उसमें? सबसे पहले तो मैनेजमेंट से ही पूछेगी कि अनयूजुअल स्पाइक क्यों है रिवेन्यू में, राइट, यानी सीएफओ से ही. फिर रिव्यू करेगी इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स को. इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट्स में क्या क्या फाइंडिंग लिखी है उसको रिव्यू करेगी. कौन? ऑडिट कमेटी. एंड चैलेंज करेगी मैनेजमेंट के अजम्पशंस को. और मैनेजमेंट ने जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन की अजम्पशंस ली है या फिर कुछ एस्टिमेट्स की अजम्पशंस ली है उसको क्या करेगी? वो चैलेंज करेगी. तो यहाँ पे बेसिकली रोल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी कौन निभा रहा है? ऑडिट कमेटी. बड़ी बड़ी कंपनीज में एज पर एप्लीकेबल लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 77 के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन कौन सी एंटिटी में ऑडिट कमेटी का कंस्टिट्यूशन होना मैंडेटरी है. तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑडिट कमेटी बना लेते हैं जो कि पूरा प्रोसेस को ओवरसी करती है एंड ऑडिटर को असिस्ट भी करती है, राइट. तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी जो मॉनिटर करेगी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, एंश्योर करेगी इंटरनल कंट्रोल आर वर्किंग आर इन प्लेस एंड चेक द लीगल कंप्लायंस एंड ओवरसी फ्रॉड रिस्क असेसमेंट डन बाय द मैनेजमेंट. एंड मैनेजमेंट फ्रॉड रिस्क असेसमेंट किस तरीके से करती है उसको ओवरसाइट करेगी. देन उसके बाद ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव. ये तो हमने बेसिक पढ़ा कि क्या था. ऑडिटर का क्या रोल है अब इसमें? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरसाइट एक्सरसाइज बाय द टीसीडब्ल्यूजी. अभी हमने ये देखा कि टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट करती क्या है, राइट. अब हम ये देखेंगे कि ऑडिटर को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों लेनी है. ऑडिटर को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों लेनी है ये हम समझने वाले हैं. सबसे पहले तो उसको ये देखना पड़ेगा हु इज द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट कौन है एंड गवर्नेंस कौन है, यानी कि काम कौन कर रहा है ऑपरेशनल लेवल पे एंड उसके काम को रिव्यू कौन कर रहा है, यानी गवर्नेंस क्या है, राइट. अगर ये दोनों सेम हो गए, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, यानी हायर लेवल और लोअर लेवल दोनों ही सेम है, तो यहाँ पे फ्रॉड रिस्क क्या हो जाएगा? हमारे पास हायर हो जाएगा. फ्रॉड रिस्क की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी. एक तो इस वजह से. फिर उसके बाद वाई दिस अंडरस्टैंडिंग मैटर्स. अंडरस्टैंडिंग मैटर करती ही क्यों है? क्योंकि रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड. मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, इस बात का रिस्क है. सीईओ हैज फुल कंट्रोल
सुपर एक्सेस कंट्रोल होता है, यानी सीईओ के पास पूरा कंट्रोल होता है, इवन वो कंट्रोल्स को ओवरराइड भी कर सकता है, दूसरे की यूजर आईडी को भी ओवरराइड करके उसको देख सकता है कि उसने काम क्या क्या किया है। और उसके ऊपर नो ओवरसाइट, उसके ऊपर कोई चेक करने वाला है नहीं, तो देयर इज हाई चांस ऑफ द मैनिपुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेशन के क्या है, हाई चांसेस है। देन उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल कैसे, स्ट्रोंग है, वीक है, मॉडरेट है, या फिर ऐसे जो कि प्रिवेंट एंड डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉड को। तो नो रिव्यू ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास हो जाती है, अकाउंटेंट मार देता है, उसका कोई रिव्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वीक कंट्रोल एनवायरनमेंट, यानी हमने पास कर दी और फाइनल भी हो गई। पास करने के बाद अप्रूवर भी होना चाहिए, सबसे पहले होता है क्रिएटर, क्रिएटर ऑफ द जर्नल एंट्री, आपने क्रिएट कर दी, अब उसको अप्रूव करने वाला कोई होना चाहिए, और अप्रूव होने के बाद वो सिस्टम में क्या होना चाहिए, फ्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, वी कंट्रोल्स, क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्रीज को तो रिव्यू ही नहीं किया जा रहा, तो अप्रूव करने की तो बात ही बहुत दूर है। फिर है इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस, वो कितनी काबिल और कितनी ऑनेस्ट है। फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस विदाउट लॉजिक, मैनेजमेंट क्या करती है, आए दिन पॉलिसीज चेंज करती रहती है विदाउट दी रीजनेबल लॉजिक्स, रैशनल है उनका इतना कुछ खास नहीं होता है। तो इंटीग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस। फिर है हाउ ऑडिटर गेट्स द अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटर किस तरीके से इस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि ओवरसाइट टीसीडब्ल्यूजी कैसे करती है, फिर ये देखा कि उसका अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर को क्यों लेना है, फिर उसके बाद हम अब क्या देख रहे हैं कि ऑडिटर इसका अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे। पहले देखा व्हाट, फिर देखा व्हाई, अब देख रहे हैं हाउ। ठीक है। अटेंडिंग द ऑडिट कमेटी मीटिंग्स, ऑडिट कमेटी की जब मीटिंग्स होती है उसको अटेंड करें, फिर रीड करें बोर्ड मीटिंग्स मिनट्स को, फिर आस्क करें क्वेश्चन टू टीसीडब्ल्यूजी। और अब जैसे उसने एमओएम पढ़ा, मिनट्स ऑफ मीटिंग है ना, मोम मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है 40%, से ये डिस्कस हुआ था ऑडिट कमेटी में। तो यहाँ पे क्योंकि ऑडिटर को पहले ही पता चल गया, हालांकि वो खुद भी चेक करेगा, वेरिएंस एनालिसिस करेगा, देन इन्वेस्टिगेट करेगा रिवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी क्या है, कुछ चेंज तो नहीं हुआ उसमें, और कंसीडर करेगा फ्रॉड रिस्क, राइट। फिर उसके बाद है रिवेन्यू क्या था, वही एनालिसिस कर रहा है वो, पीवाई में 10 CR था, सीवाई में 25 CR था, वेरिएंस कितना आया, 15 CR का आया, बट एनालिसिस सेज। अब उसने और फर्दर चेक किया, 15% का हाइक जरूर है, लेकिन कोई भी नया क्लाइंट, नया कस्टमर नहीं जुड़ा है, ना ही कोई एक्सपेंशन हुआ है कि हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया हो। तो यहाँ पे डाउट अराइज होगा, सस्पिशियन अराउज होगा दैट रिवेन्यू में भी इन्फ्लेटेड, रिवेन्यू इन्फ्लेटेड हो सकता है, क्योंकि ना तो मेरे पास नया कस्टमर आया है, ना मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ना कोई मेरी कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हुई है, और ऊपर से डेटर भी मेरे बढ़े हुए दिख रहे हैं, हालांकि पिछली बार 5 CR के थे, आज इस ईयर में एकदम से 8 CR कैसे हो गए। तो ये चीज है, इसी चीज को हम अब बेयर टेक्स से पढ़ते हैं। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गई होगी। Those charged with governance of an entity have oversight responsibility for the system of monitoring risk, जो कि हमने पढ़ा, financial controls and compliance with the laws. In many entities, corporate governance practices are well developed, and those charged with governance play an active role in oversight of the entity's assessment of risk of the fraud and of the relevant internal controls. जो चार चीजें मैंने आपको बुलेट में लिख के दी है, वही इन्होंने पैराग्राफ में लिख दी, एंड there is no doubt you can also write these in exam in the bullet point form, right? Since the responsibility of TCWG and the management may vary by the entity, it is important that auditor understand their respective roles. रिस्पेक्टिव रोल समझने हैं, रिस्पेक्टिव रोल्स का मतलब क्या हो गया कि मैनेजमेंट कौन है और गवर्नेंस कौन है। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैने हु इज द मैनेजमेंट, हु इज द गवर्नेंस, टू एनेबल ऑडिटर टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरसाइट एक्सरसाइज बाय द एप्रोप्रिएट इंडिविजुअल। यहाँ पे धीरे धीरे थोड़ा लिखवा के चलती हूँ। टीसीडब्ल्यूजी का रोल क्या होगा, रोल क्या है, मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ये देखेंगे, और उसके बाद आईसी इन प्लेस, देन उसके बाद लीगल कंप्लायंस,
Then we have oversee fraud risk assessment. Fraud risk assessed by management. Look how ये अपने पास हो गए रोल ऑफ टीसीडब्ल्यू। देन उसके बाद यहाँ पे हमने देखा ऑडिटर अंडरस्टैंड देयर रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? अम, ठीक है, टाइप भी कर देते हैं पहले। रिस्पेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑडिटर को क्या समझना है? हु इज मैनेजमेंट एंड हु इज गवर्नेंस, ये समझना है, राइट? यहाँ से आपको याद आ जाएगा, जो हम लिखते हैं ना वो इसलिए लिखते हैं कि आपको याद रहे कि क्या हमने डिस्कस किया था, सो दैट आपको वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत ना पड़े, राइट? तो ये हमने देखा। फिर उसके बाद वी हैव अनदर थिंग एंड वी आर हियर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरसाइट एक्सरसाइज बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस में प्रोवाइड इनसाइट रिगार्डिंग ससेप्टेबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मैनेजमेंट फ्रॉड। ससेप्टेबिलिटी के बारे में बता सकती है द adequacy of internal controls over the risk of the fraud and the competency and integrity of the management। अब इसने पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया और यही चीज हमने क्या कर रखी है, बुलेट वाइज देखी है कि वाई अंडरस्टैंडिंग मैटर्स, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड। यहाँ पे देखा था ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड में क्या देखा था कि सीईओ हैज फुल कंट्रोल। इसको मैं अलग अलग इंक से लिखवाती हूँ ताकि ना तुम्हें समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, टीसीडब्ल्यूजी में प्रोवाइड इनसाइट रिगार्डिंग ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मैनेजमेंट फ्रॉड। मैनेजमेंट फ्रॉड से हमारा मतलब है, इसमें ही मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीईओ हैज फुल कंट्रोल। यहाँ सिर्फ इतना लिखने से आपको याद आ जाएगा कि हमने क्या डिस्कस किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी हैव एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर द रिस्क ऑफ फ्रॉड। एडिक्वेसी में हमने देखा था कि वीक कंट्रोल्स एंड द कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस का एग्जांपल क्या देखा था, फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस। ये एग्जांपल लिया हमने इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर। फिर उसके बाद द ऑडिटर में ऑब्टेन दिस अंडरस्टैंडिंग इन नंबर ऑफ वेज। अब किस तरीके से ले सकता है, अटेंडिंग द मीटिंग्स वेयर सच डिस्कशन टेक प्लेस। मीटिंग्स में मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग बैठती है वो। फिर उसके बाद रीडिंग द मिनट्स फ्रॉम सच मीटिंग्स और मेक इंक्वायरीज ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यही मैंने आपको सिंपल वे में लिखवाया। एंड फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स का बताया थोड़ा कि किस तरीके से हम फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई करने वाले हैं, राइट? तो मैं वैसे ना वेयर टेक्स्ट के अलावा तुम्हें एड ऑन एग्जांपल्स बताती हूँ, ये बहुत काम आएंगे। एग्जांपल्स आपको बताए ही इसलिए जा रहे हैं कि आप इसको रिटेन कर पाओ, राइट? तो यहाँ पे आपका ये बात खत्म हो जाता है, ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरसाइट एक्सरसाइज बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। बेसिकली हमने सबसे पहले देखा कि टीसीडब्ल्यूजी ओवरसाइट करती क्या है, फिर हमने ये देखा ऑडिटर को क्यों समझना है, फिर हमने ये देखा हाउ ऑडिटर विल अंडरस्टैंड। क्या में हमने देख लिया मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आईसी इन प्लेस, फिर लीगल कंप्लायंस, फिर उसके बाद फ्रॉड रिस्क असेसमेंट बाय द मैनेजमेंट। फिर उसके बाद रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करना है। तो रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कि कौन तो मैनेज करता है ऑपरेशन को और कौन उसको ओवरसाइट करता है, यानी कि गवर्नेंस दिखाता है उस पर, राइट? एंड उसके बाद फिर हमने देखा कि अंडरस्टैंडिंग लेंगे किस चीज़ की, किस तरीके से लेंगे
कि ससेप्टेबिलिटी ऑफ एंटिटी टू मैनेजमेंट फ्रॉड, फिर उसके बाद आईसी कैसे है, आईसी के बाद कॉम्पिटेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट कैसी है, राइट। देन ऑफ स्पेशल कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉल एंटिटीज, क्या देखेंगे हम, स्पेशल स्पेसिफिक कंसिडरेशन टू स्मॉलर एंटिटीज। बेसिकली होता क्या है कि जब स्मॉल एंटिटीज होती है वहाँ पे ओनर, मैनेजर और टीसीडब्ल्यूजी एक ही होते हैं। स्मॉल शॉप में क्या होगा, ओनर से मेंटेन करता है बुक्स को, और वहाँ पे कोई बोर्ड नहीं होती, कोई ऑडिट कमेटी नहीं होती, कोई डिस्कशन वाला नहीं होता, तो नो इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होता ही नहीं है, मैं ही बना रही हूँ, मैं ही चेक कर रही हूँ, मैं ही फाइनलाइज कर रही हूँ। तो ऑडिटर कांट रिलाई ऑन द गवर्नेंस, इंक्रीज ऑडिट स्केप्टिसिज्म एंड द टेस्टिंग। आप गवर्नेंस पे रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको स्केप्टिसिज्म रखना पड़ेगा, यू शुड हैव अलर्ट टू दी सिचुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद है, इसको हम पढ़ लेते हैं, इन सम केसेस ऑल ऑफ टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन द मैनेजिंग एंटिटी, पूरी की पूरी जो टीसीडब्ल्यूजी है वो भी मैनेज कर सकती है, और ये हमने स्मॉल रिटेल चेन का एग्जांपल भी लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीवियस कुछ पार्ट्स में। This may be the case in the small entity where a single owner manages the entity and no one else has a governance role. In these cases, this is ordinarily no action on the part of auditors because there is no oversight separate from the management. कोई separate oversight है ही नहीं, management ही TCWG है, TCWG ही management है, ठीक है। जैसे राम ही श्याम है, श्याम ही राम है, वही वाला बात। उसके बाद है कंसिडरेशन ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ही ऑडिट करना है, उसका ऑडिट के लिए आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, अदर इन्फॉर्मेशन शुड नॉट सॉरी, अदर इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर शुड नॉट रिलाई ओनली ऑन दी बुक्स, यहाँ पे ऑडिटर वर्ड आएगा। तो यूज एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिटर क्या कर सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करता है। अगेन एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर अपना पूरा एक बढ़िया सा ऐसे 580 है, वहाँ सॉरी 520 है, उसको हम देखेंगे। बेसिकली होता क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब स्टैब्लिशिंग पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन, पॉसिबल रिलेशनशिप बनाए गए हम किसके बीच में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पीएल स्टेटमेंट है, उसमें रेंट टैक्सेस एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट रेट टैक्सेस, तो आपका रेंट का भी एक्सपेंस होता है। तो आप ना रेंट के इनवॉइसेस नहीं देखोगे सिर्फ कि आपने पे कर दिए, कि आप बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करोगे कि डेबिटेड है कि, आप ये भी चेक करोगे कि कितना फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है कंपनी ने, और पर स्क्वायर फीट का रेट कितना होता है, उसको मल्टीप्लाई करोगे और फिर देखोगे जो ये अमाउंट है वो मेरी तरफ से इतना आ रहा है, और बैलेंस शीट सॉरी पीएल में इतना एक्सपेंस चार्ज किया है, तो इज इट रीजनेबल, हम ये देखेंगे। तो मतलब मैंने क्या किया, ये तो मेरी मॉनेटरी एक फिगर थी, ये तो मेरी मॉनेटरी फिगर थी, फ्लोर स्पेस मेरा नॉन मॉनेटरी है, पर स्क्वायर फीट रेट ये मॉनेटरी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने कुछ अमाउंट निकाला था, और उसको मैंने चेक किया किससे, जो भी अमाउंट रिकॉर्डेड है, जो रेंट एक्सपेंस रिकॉर्डेड है पीएल में। तो एस्टैब्लिशिंग पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, एंड उसके बेसिस पे हम अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि 10,000 का रेंट होगा और उतना ही बुक होना चाहिए। अब 10,000 का नहीं है, 12,000 कर दिया, 9,000 कर दिया, उसकी हम जस्टिफिकेशन लेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था, राइट। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है जीपी रेशियो जो है वो ड्रॉप हो गई थी 30% से 15%, क्यों हुई थी, हमें ये जानना पड़ेगा। क्या कंपनी ने कोई डाइवेस्टमेंट किया था, ले ऑफ किया था अपने किसी बिजनेस का, सेल आउट किया था, या फिर कोई एडवर्स सर्कमस्टांस था, कुछ भी नहीं था, तो भी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो कैसे गिर गई बहुत ज्यादा। तो ये एक डिस्कशन। फिर टीम डिस्कशन में क्या होता है कि जो ऑडिट टीम मेंबर्स है वो क्या बोल रहे हैं कि जो क्लाइंट है ना, हमें जो ही डॉक्यूमेंट हम मांगने चले जाते हैं, जो ही ईमेल हम फेंकते हैं, उनका जो रिप्लाई है एक तो वो लेट आता है, डॉक्यूमेंट देने में वो क्या करते हैं, डिले, डिले करे तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट टेम्परिंग भी कर सकते हैं। ये डिस्कशन चल रहा है। फिर उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर भी हम ही ऑडिटर थे, इन्वेंटरी का कुछ फ्रॉड था, हमने वो संभलवा दिया था, उसको करेक्ट करवा दिया था, रेक्टिफाई करवा दिया था, बुक्स में उसको सही ट्रीट करा दिया था। तो इस बार हम सोच रहे हैं कि हायर रिस्क रहेगा इन्वेंटरी में इस साल भी। फिर उसके बाद है क्लाइंट एक्सेप्टेंस स्टेज, अब जब हम क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पे हम ये भी देखते हैं, मान लो न्यू क्लाइंट है, यानी मैं उसकी प्रीवियस ऑडिटर नहीं थी, तो इस बार मैं ये भी देखूंगी कि प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन डाला क्यों था, क्या रीजन था, क्या उसको उसकी ऑडिट फीस नहीं दी थी क्या,
या फिर इंटीग्रिटी इशू था, मैनेजमेंट से मांगा कुछ और जा रहा था, दे कुछ और रही थी, वो सारी चीजें। तो ये हो गई मेरी अदर इन्फॉर्मेशन। इन एडिशन टू इन्फॉर्मेशन obtained from applying the analytical procedure, other information obtained about the entity and its environment may be helpful in identifying the wrong due to fraud. The discussion among the team members may provide information that is helpful in identifying such a risk. जैसे कि टीम डिस्कशन में हुआ था कि जो क्लाइंट है वो मेरे को डेटा टाइम पर नहीं दे रहा है। In addition, information obtained from the auditor's client acceptance and the retention process, information ऑब्टेन करी है कि ऑडिटर्स का जो क्लाइंट एक्सेप्टेंस है वो, एंड रिटेंशन प्रोसेस क्या रहता है, एंड एक्सपीरियंस गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म फॉर द एंटिटी। और उसी एंटिटी के लिए हमने दूसरी कौन कौन सी एंगेजमेंट परफॉर्म की थी, हमें क्या एक्सपीरियंस है, और रिटेंशन प्रोसेस क्या रहता है वो देखना। फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट्स टू रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसा हो सकता है एनुअल ऑडिट मेरे को नहीं दिया बट मेरे को क्वार्टरली ऑडिट दे रखी है, मे बी रेलिवेंट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोम ड्यू टू फ्रॉड, वो क्या हो सकती है, मेरे लिए रेलिवेंट हो सकती है। आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपका। यहाँ पे ये वाला जो हमने बीच में टॉपिक छोड़ा था वो भी हो जाता है खत्म। एंड अगेन एक और टॉपिक है जो हमने छोड़ा है बीच में, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये रिपीटेटिव भी है, तो आई थिंक ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट वी विल कवर इट फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं तुम्हें प्रेशर, इंसेंटिव, रैशनलाइजेशन ये सब समझा चुकी हूँ। स्टिल एक बार हम दोबारा देख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। राइट, तो अभी हमने बस ये पढ़ा कि हाउ टी सी डब्ल्यू जी एक्सरसाइज ओवरसाइट। ओवरसाइट बाय टी सी डब्ल्यू जी होता क्या है, ऑडिटर को उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी क्यों है, और वो अंडरस्टैंडिंग लेगा कैसे। ये तीन पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तीन सब पॉइंट्स बना के। राइट, और डोंट वरी, ये अनोटेड पीडीएफ आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेगी। जहाँ पे मैंने कुछ लिखवाया है वो आप यहाँ से देख सकते हो, ये अनोटेड पीडीएफ आई विल शेयर टू माय टेलीग्राम चैनल। तो वी शुड वाइंड अप द लेक्चर एंड we'll start with evaluation of fraud risk factor from the next part. Till then, have a good day. Keep revising this stuff.